नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बीपीएससी टी 3 में पूछे गए प्रश्नों का हिस्ट्री, 9 to 10 के लिए। इससे पीछे हमने टीयर 2 और टीयर 1 का डिस्कस सभी प्रश्नों का कर चुके हैं हिस्ट्री का, और इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह चैनल पर प्ले लिस्ट है बीपीएससी टी प्रीवियस ईयर के नाम से, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा गया था। देखिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि जैसे बीपीएससी टी 3 में हिस्ट्री में जो प्रश्न बना वो टी 2 से बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो मैच करता है। हम इस वीडियो में आपको उस प्रश्न दिखा देंगे कि कौन कौन प्रश्न जो है वो मैच कर रहा है, हूबहू मैच किया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आध ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। वीडियो लंबा बन जाता है, इसीलिए आप लोग 2x करके वीडियो को जरूर देख लिया कीजिए, ठीक है। तो इसका डिटेल डिस्कस देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास जो है 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं या पढ़ते हैं, 3 पार्ट करके। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित उपलब्ध नहीं है लेकिन पूरा तात्विक साक्ष्य जो है उपलब्ध है। इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। एक पॉइंट में है, समझ लीजिए इसको। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, तो इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें आ जाता है पाषाण काल। सेकेंड पे आते हैं आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक में लिखित उपलब्ध है, पुरातात्विक भी उपलब्ध है। लिखित तो उपलब्ध है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, तो इसे आद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और इसी सभ्यता के अंतर्गत, आद ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल क्या होता? ऐतिहासिक काल पुरातात्विक प्लस साहित्यिक, दोनों साक्ष्य उपलब्ध है और इसे पढ़ भी सकते हैं, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो एक बार पुनः देख लीजिए। प्रागैतिहासिक मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होना और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, तो इसके अंतर्गत पाषाण काल को हम लोग पढ़ते हैं। आद ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसका अध्ययन किया जाता है। और ऐतिहासिक काल पुरातात्विक भी उपलब्ध है और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। साहित्यिक मतलब लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, तो इसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो यही से क्वेश्चन बना था, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि किस ऐतिहासिक चरण में हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आद ऐतिहासिक। हड़प्पा को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि सिंधु घाटी स्थल सूतका गेंडोर किस नदी के मुहाने पे है? सिंधु घाटी का स्थल है सूतका गेंडोर, किस नदी मुहाने पे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए,
शुत्का गेंडोर जो है दशक नदी के किनारे पड़ता है। किस नदी? दशक नदी किनारे पड़ता है। सही आंसर क्या होगा? दशक नदी। और भी है, जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, चहुंद्रो, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी टीडी में बना है। ठीक है, इसीलिए एक बार रिवर को आप लोग देख लीजिए, और ये स्थल जो है किस रिवर के साइड में बसा था ये भी देख लीजिए। कोट दीजी सिंधु नदी के बगल में है। रंगपुर जो है भादर हो जाएगा। रोपर, सतलज, लोथल, भोगवा, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी बना चुका है। तो संभावना है कि ये सब क्वेश्चन आपको देखने को आने वाला समय टीयर 4 का जो एग्जाम ले या बीपीएससी 71 पीटी का एग्जाम ले उसमें बन सकता है। तो सुतका गेंडोर दशक नदी हो जाएगा। बनावली, सरस्वती नदी, धौलावीरा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न से संबंधित, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए कि सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में पड़ता है? सिंधु घाटी एक स्थल है जिसको हुलास के नाम से जानते हैं। किस राज्य में पड़ता है? तो इसमें आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इसका डिटेल देखिए कि हुलास जो है सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल, जो भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, और 70 से अधिक जो स्थल है उसमें से एक स्थल को हम लोग हुलास के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम बुक में देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? ये क्वेश्चन टीयर 2 के एग्जाम में भी पूछा था। टीयर 2 में पूछा था। इसका वीडियो जो है आपको टीयर 2 करके सेकेंड वीडियो में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है टीयर 2 में पूछा था। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सेंड्रोपोटस। सेंड्रोपोटस। देखिए यूनानी एवं रोम लेखक उस समय कौन कौन थे? टेसियस, हेरोडोटस, ये सब जो है, डाइमेकस, ये सब जो है यूनान एवं रोम के लेखक थे। इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। देखिए जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोपोटस कह के पुकारा था, और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोपोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यही प्रश्न एग्जाम में बना है। तो ये पूछा गया था यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया? तो सेंड्रोपोटस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, किस यूनानी लेखक को एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश जो है चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? तो इसका सही आंसर जो है यहां देख लीजिए। यूनानी लेखक जो है जस्टिन अपने लेखन में इस बात का उल्लेख किया है कि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में अपनी पुत्री हेलेना और एरियाना, जिसमें हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सा शामिल है, इसको शादी में मिला था। यहाँ भी वर्णन है चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, और संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया बलूचिस्तान में पड़ता, और पेनिस दाई काबुल की कुछ क्षेत्रों को सौंपा, और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एपियानस नामक यूनानी ही देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। देखिए मौर्य साम्राज्य से
सबसे अधिक प्रश्न जो है टीयर 3 के एग्जाम में बना था। अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। क्या था नाम? उपगुप्त। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। देखिए, अशोक ने अजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, ये क्वेश्चन टीयर 2 में बना है, तो 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा किया था। इसके बाद अभिषेक के 20वीं वर्ष लुम्बिनी ग्राम गए थे। लुम्बिनी ग्राम में उसने कर मुक्त कर दिया था तथा केवल 1/8 पार्ट जो है, भाग जो है, टैक्स के रूप में, कर के रूप में लेने का घोषणा किया था। देखिए, यह क्वेश्चन बना कि अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? तो क्या होगा? 10वें वर्ष। यहां दिया गया एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था? ये भी क्वेश्चन टीयर 2 के एग्जाम में पूछा गया था हूबहू। इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू। क्या होगा? भाब्रू। देखिए, भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के लघु स्तंभों में भी अशोक बौद्ध होने का प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, ये सब यही पॉइंट से क्वेश्चन जो है बना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? 10 गांव आता था। देखिए, मौर्य प्रशासन में, यहाँ देखिए एक्सप्लेन, बुक में हूबहू क्वेश्चन मैच कर रहा है, और ये बुक है दृष्टि का, दृष्टि आईएएस का बुक है, जो कि आईएएस के लिए आता, जीएस, आईएएस के लिए आता है जीएस हिस्ट्री, वहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बना। तो संग्रहण जो है 10 ग्रामों का समूह होता था। यहां से देखिए प्रश्न बना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचर का वर्णन किया गया है? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं। तो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? तो ये हो जाएगा 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। एक को समस्त बोलते हैं, स्थिर जासूस को, और दूसरा संचार, घूमने वाला जासूस। समस्त और संचार। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। देखिए, सभी क्वेश्चन जो है मौर्य साम्राज्य से ही लिया गया। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण के लिए की जिम्मेवारी किसकी होती थी? मौर्य काल में मुद्रणों की परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो इसका सही आंसर होगा रूपदर्शक। रूपदर्शक। अब देखिए, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेवारी रूपदर्शक को दी गई थी। रूपदर्शक वह अधिकारी था जो सिक्के की गुणवत्ता, शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच करता था। इससे संबंधित और भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में आने वाला समय में, इसको भी आप लोग देख लीजिए। पन्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष, पैतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष होता था, सूनाध्यक्ष बूचर खाने का अध्यक्ष, शुराध्यक्ष शराब व मदिरा का अध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष जो है वन और उसकी संपदा का अध्यक्ष होता था, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष, और लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष। यही ऑप्शन में दिया है लक्षणाध्यक्ष। इसका क्या होगा? लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। उसके बाद आ जाइए, मुद्रा अध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था, नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, विविधता अध्यक्ष जो है चारागाह का अध्यक्ष, अक्ष पटलाध्यक्ष जो है महालेखाकार को बोलते थे, पटनाध्यक्ष जो है बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था,
शुक्ला शुल्काध्यक्ष जो है चुंगी और शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था, और देवताध्यक्ष जो है धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष होता था। तो तय है कि टीयर 4 में आपको यहाँ से क्वेश्चन संभव है कि देखने को मिल जाए, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो इसका हो जाएगा आषाढ़म। इसको जुलाई से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए कि मौर्य काल में किसने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया था? मौर्य काल में किसने नागार्जुन पर पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा अशोक। और देखिए, गुहा वास्तु इस काल के अन्य देन है। अशोक के शासन काल से ही गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। यहां से क्वेश्चन बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा रवि कीर्ति। यहां देखिए एक्सप्लेन। ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति भी बोलते हैं, एक संस्कृत अभिलेख है जो 7वीं शताब्दी, और इसमें चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा किया गया है, जिसमें हर्षवर्धन के साथ उनके संघर्ष का भी उल्लेख देखने को मिल जाता है। इस अभिलेख की रचना जो है जैन कवि रवि कीर्ति के द्वारा किया गया है, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहन हेतु उसे उत्साहित किया था? हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहन हेतु उसे उत्साहित किया था? तो इसमें से कोई नहीं होगा, आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, हर्ष संभवतः कि 647 ईस्वी तक शासन किया, चूंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये बुक में एक्सप्लेन है, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन सेनापति था जिसने सिंहासन रोहन हेतु उत्साहित किया था? तो उत्तराधिकारी कोई नहीं था, तो अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत पुनः क्या होगा, अराजकता फैल गया। तो कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया था। तो हर्षवर्धन को कन्नौज का राजा बनने के लिए कन्नौज के राजाओं के द्वारा आमंत्रण किया गया, जिसे उन्होंने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की सलाह पर स्वीकार किया। तो प्रश्न का सही आंसर क्या बन रहा है? ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए कि चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण किया था? चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण किया था? तो इसका सही आंसर होगा 640 ईस्वी में। ओ सॉरी, 600 ये नहीं होगा, इसका बी आंसर होगा 641। देखिए, हर्षवर्धन ने 641 में मगध राज की उपाधि धारण की थी, जैसा कि चीनी यात्री जो है हुएन सांग के विवरण में ज्ञात होता है, जिन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। और यहाँ से देख लीजिए डिटेल एक्सप्लेन कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएन सांग स्थल मार्ग होते हुए भारत आया, और वह चीन से 629 ईस्वी में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। भारत में लंबे अरसे तक रहा, लगभग 18 वर्ष के आसपास रहा था। ये क्वेश्चन भी आगे देखने को मिलेगा। तो 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत में बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने का उद्देश्य से भारत आया था। उसने अपने ग्रंथ जो है सीयूकी के नाम से लिखा। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान में शाक्य मुनि कहा गया है। हुएनसांग के अनुसार भारतीय समाज जो उस समय
4 वर्णों में विभक्त था। सर्वोच्च था ब्राह्मण, शूद्रों को किसान कहा जाता था। उसके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर जो है काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहना करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे जो ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था, जिन्हें राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। पहले भी हम एक्सप्लेन किए हैं अभी कि उन्होंने नालंदा महाविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में वहां शिक्षक भी बने थे। तो ह्वेनसांग के वृत्तांतों के अनुसार हर्ष ने नालंदा में एक पीतल का विहार बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे कितने महीनों तक ह्वेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 19 पे आ जाए, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देखिए ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी पीएससी के जो एग्जाम होता है या पीसीएस बोलिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो एग्जाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसमें ये क्वेश्चन अनेक बार बना है। ठीक है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त होगा। और इसमें से क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को 450 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त या महेंद्र द्वितीय 415 से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र कुमारगुप्त हुआ है, परंतु कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है। वह शासक ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी का पुत्र गोविंद गुप्त था। यह एक चर्चा का विषय है, विवादास्पद पॉइंट है। तो कुमारगुप्त ने बिलसर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और करमदंडा अभिलेख आदि में शासनकाल की जानकारी देखने को मिल जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख में देखने को मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है, जिसकी रचना जो है वत्स भट्टी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था? किस चोल शासक था जो सिंहल उस समय बोला जाता था श्रीलंका को, नरेश पंचम को पराजित उसकी ही धरती पे हराया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही है कि राजराज प्रथम जो है 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया। पांड्य, चेर, सिंहल, श्रीलंका त्रिसंगठन को पराजित किया था। तो राजराज प्रथम ने सिंहल श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर लंका तथा उत्तरी क्षेत्र जीतकर वहां मुमडी चोल मंडलम की स्थापना की थी। मुमडी चोल देव की उपाधि धारण किया था। यह क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। राजराज प्रथम को मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय हासिल हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया कि किस चोल शासक ने गंगे कोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाया था? गंगे कोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी बनाया था चोल शासक। इसका सही आंसर क्या होगा? राजराज प्रथम। यहां देखिए वर्णन है उसका, जितना भी एक्सप्लेन है सब जो प्रश्न है वो लगभग प्रश्न आपको दृष्टि के बुक में देखने को मिल जाता है। तो ये जो कट हम डाल रहे हैं ये दृष्टि से लिया गया है। राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है राजेंद्र प्रथम शासक बना। उसने
1022 ईस्वी में बंगाल पर अभियान किया। वहां उसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इसी अवसर पर गंगे कौन चोलपुरम नामक राजधानी स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का जवाब मेरे से गलती हुआ, राजराज प्रथम नहीं होके राजेंद्र प्रथम होगा। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर है, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। यहाँ एक्सप्लेन दिया गया है कि राजराज प्रथम ने मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त की। यह प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि की पैमाइश भी करवाई और पैमाइश के आधार पर निर्धारण किया, और यह शैव धर्म मतानुयायी था। इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजराजेश्वर या राज मंदिर भी बोलते हैं। तो इसका प्रश्न का सही आंसर होगा राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 23 पे, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण के नाम से जाना गया है? चोल नारायण के नाम से किसे जाना गया है? तो चोल नारायण के नाम से राजराज प्रथम को समकालीन लेख चोल नारायण कहा गया है। यानी इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर मेडाइवल हिस्ट्री से आ जाइए, मध्यकालीन भारत। देखिए तब तक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का है कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बंदायूं। कहाँ क्या होगा? बंदायूं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुब्बत उद दीन ऐबक ने, अरे कुब्बत कुतुब उद दीन ऐबक बंदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। बंदायूं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता, दिल्ली सल्तनत के तहत एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र था। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया है। इल्तुतमिश जो है इलबरी तुर्क था। कुतुब एवं की मृत्यु के बाद बंदायूं का सूबेदार गवर्नर बना था। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया, इल्तुतमिश ने लाहौर के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ये सभी पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लीजिए, ये सब आने वाला समय के एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए कि किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया था? तो ये होगा तराइन के मैदान में। ठीक है, तराइन के मैदान में यलदौज इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी था। ख्वारिज्म के शाह के समय वो भागकर लाहौर आ गया था। इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शाह के आक्रमण से बचने के लिए यलदौज के विरुद्ध 1215 में तराइन के मैदान में युद्ध कर उसे बंदी बना लिया था। उसके बाद उसकी हत्या करवा दिया। यलदौज की पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का संपर्क गजनी से हमेशा के लिए क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तराइन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए कि इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना रुपया खर्चा करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा 1 लाख जित्तर। देखिए ये प्रश्न भी टीयर 2 के एग्जाम में बना है। क्वेश्चन नंबर 27 पर है किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1229 ईस्वी में।
खलीफा का प्रमाण पत्र क्या था देख लीजिए। 1229 में बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसको विशिष्ट अधिकार पत्र भी बोलते हैं। इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान किया एवं एक खिल्लत सम्मान सूचक वस्त्र भिजवाया। इससे उसकी शक्ति और बढ़ गया। सही मायने में इल्तुतमिश इस्लामिक जनता का शासक बन गया। इल्तुतमिश खलीफा के अधिकार पर प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए, दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और कुछ निर्माण हुआ है, उससे भी एग्जाम में बीपीएससी में क्वेश्चन बना है। देखते हैं आगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार शासक था। अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श के नाम से जानते हैं। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला। और ये क्वेश्चन बीपीएससी के पीएससी के एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। 70 बीपीएससी पीटी के एग्जाम तक ये प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में। तो सैन्य योग्यता के साथ वो साहित्य और कला का प्रेमी था। 2 मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम जो महरौली दिल्ली में पड़ता है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि राजस्थान अजमेर में पड़ता है का निर्माण करवाया। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। देखिए, सब पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, जिसे बाद में इल्तुतमिश जो है पूरा करवाया था। किसको? कुतुब मीनार को। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना गया है? चालीसा का शासन काल माना गया है 1236 से लेके 1246 ईस्वी के शासन काल को चालीसा का शासन माना गया है। चालीसा का निर्माण करवाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और समाप्त कौन किया था? बलबन। आगे एक्सप्लेन मिलेगा देखने को। देखिए, 40 अमीरों के दल का गठन। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को सुसंगठित किया, जिसे हम लोग तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जानते हैं या चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं। इसमें योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति था और इस दल को उसने राजत्व का एक अंग बना लिया था। 40 दल की समाप्ति, चालीसा दल की समाप्ति कौन किया था? तो इल्तुतमिश के काल में निर्मित जो 40 अमीरों का दल बलबन के काल तक आते आते निरंकुश, महत्वाकांक्षी एवं अत्यंत प्रभावशाली हो चुका था। वो सुल्तान के मार्ग में बाधा बन चुके थे। तो बलबन ने इसके प्रभाव एवं बढ़ी हुई शक्तियों को कमजोर करने के लिए सुल्तान को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से इसकी शक्ति कुचलने का कार्य किया है। तो बलबन ने छोटे छोटे अपराधों के लिए इन अमीरों को कठोर दंड दिया करते थे। इस प्रकार कपटपूर्ण एवं बर्बर तरीके से चालीसा मंडल को समाप्त कर दिया, अपनी निरंकुशता स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए, किस सुल्तान के अधीन? वीडियो लंबा हो जाता है तो इसको 2x करके आप लोग, निवेदन है कि 2x करके देख लिया कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममलिकात का पद सृजन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रुकुनुद्दीन फिरोज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासन में नाइब ए सॉरी इस प्रश्न का आंसर ए नहीं होगा, इसका बी आंसर होगा। मुइजुद्दीन बहराम शाह होगा, बी आंसर होगा। का नया पद जो है सृजन किया गया था, नायब ए ममलिकात का पद सृजन किया गया था। यह पद सुल्तान की शक्ति पर अंकुश लगाने तथा उसके शासन के दौरान रीजेंसी काउंसिल की स्थापना करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन 31 पे आ जाए कि दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना था?
तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ये होगा इख्तियारुद्दीन एतगीन। इस प्रश्न पे डाउट है हमको, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बहाउद्दीन। बी आंसर इसका सही होगा। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश या गुलाम वंश का प्रमुख शासक हुआ है और लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी के पीसीएस के एग्जाम में पूछ चुका है, पीसीएस के पीडी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाए कि नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा इमादुद्दीन रेहान। बी आंसर इसका सही होगा कि बलबन को नाइब ए ममलिकात के पद से हटाए जाने के बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में बलबन को अमीरी हाजी और नायब ए मामलकत के पदों से सम्मानित किया गया था। इमादुद्दीन रेहान को बलबन को हटाकर नाइब ए ममलिकात पद पर बहाल किया गया था। इमादुद्दीन रेहान। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर जो है इसका सही प्रश्न जो आंसर जो होगा ये सी नहीं होगा, इसका बी होगा गयासुद्दीन बलबन। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना था? तो इसका सही आंसर होगा बलबन। बाद का जो शासन है, बाद में जो बलबन को हटाकर बनाया गया था उसको इमादुद्दीन रेहान को बनाया गया था, बलबन को हटाकर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए, बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्के पर क्या खुदवाया था? बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नासिर अमीर उल मोमनीन। नासिर अमीर उल मोमनीन। बलबन ने अपने सत्ता को मजबूत करने और लोगों को आज्ञाकारी बनाने के लिए खलीफा के राजनीतिक सत्ता को स्वीकार कर लिया। इसी के तहत उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया, खुतबा में उसका नाम पढ़वाया और क्या था? नासिर अमीर उल मोमनीन। यानी कि आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए कि ममलूक या दास या गुलाम, गुलाम भी बोलते हैं इसको, वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा कैमूर्स। क्या हो जाएगा? कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स ममलूक वंश, जिसे गुलाम वंश भी बोलते हैं, का अंतिम शासक था, जिसने दिल्ली पर 1290 ईस्वी तक शासन किया। बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपदस्थ करके खिलजी वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 36 पहले किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? राणा बीर साल। राणा बीर साल। देखिए हुमायूं जब शेरशाह सूरी से पराजित होकर कुछ समय के लिए निर्वासित जीवन बिता रहा था, इसी निर्वासित जीवन के दौरान 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा थे राणा बीरसाल के यहाँ हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी, से अकबर का जन्म हुआ। तो 3 वर्ष की आयु में अकबर की भेंट अपने पिता से पुनः होता है जब हुमायूं ने कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया। यही उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर को सर्वप्रथम औपचारिक रूप से गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। दिल्ली पर कब्जा करने वाला के बाद हुमायूं ने
उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। अपने सबसे विश्वास पात्र बैरम खां को उसका संरक्षण बनाया था। क्वेश्चन 37 पे आ जाए कि किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था। किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था, तो ये हो जाएगा कालानौर, कालांजर, कालानौर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अकबर का राज्यारोहण जो है 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था, जब वो मात्र 13 वर्ष के थे और उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए, अकबर का अंतिम विजय किस स्थान पर था। ये भी क्वेश्चन TD2 के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा असीरगढ़। असीरगढ़ देखिए 1601 में असीरगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों को मुगल सेनाओं ने विजित कर लिया था। असीरगढ़ उस समय विश्व के दुर्भेद किला में से एक था और कहा जाता है कि अकबर ने उसे सोने की चाबी से खोला था। यही प्रश्न है कि अंतिम जो है विजय अभियान कौन था, असीरगढ़। कब, 1601 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आया कि अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी, इसका सही आंसर होगा 1575 में, 1579। सी आंसर होगा, बी नहीं होगा। मजहर की घोषणा जो है 1579 में किया गया है। अकबर ने मजहर की संकल्पना के द्वारा यह अधिकार प्राप्त किया कि यदि किसी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच कोई मतभेद है की स्थिति बनती है तो अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास रहेगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि उसके द्वारा शासन को कुरान की व्याख्या का अधिकार नहीं दिया गया। इस घोषणा के द्वारा वह सर्वाधिक विवेकशील प्राणी इंसान एक कामिल जो है बनना चाहता। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए, अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी, जो कि इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ई हो सकता है। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर ने दक्कन पर अपनी जीत की याद में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। भारत का सबसे ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार है। फतेहपुर सीकरी का यह प्रमुख हिस्सा है जो अकबर के शासनकाल के दौरान कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टोटल TD3 के हिस्ट्री जो कि 9th और 10th के एग्जाम में, 9th और 10th के टीचर के एग्जाम में बना था, उसका डिस्कस किए। इससे पीछे Tier 1 का, Tier 2 का और Tier 1 का डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पे BPSC TD नाम, BPSC टीचर प्रीवियस ईयर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है जितना भी Tier 1 से लेके Tier 3 तक के जो एग्जाम में 11th और 12th हिस्ट्री का जो क्वेश्चन बना है उसका डिस्कस इस चैनल पे किया जाएगा। साथ ही आपको दृष्टि IAS के बुक GS इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।